समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और इन्फ्लेशन के अंदर की बातें होती क्या है। तो इन्फ्लेशन को अगर हम समझने से पहले ये देखें कि इन्फ्लेशन होता कैसे है या इन्फ्लेशन में क्या प्रोसेस है कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि महंगाई हो गई। अब इन्फ्लेशन को समझे तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। देखो, दो टाइप का इन्फ्लेशन होता है हमारे पास। एक टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन की मतलब है कि भाई महंगाई हो गई। अब भाई कैसे हो गई, ठीक है ना। तो इसमें समझने वाली बात ये होती है कि डिमांड बढ़ गई। अब जैसे किसी सामान की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि आपने कहा आटा ही है या कोई भी ऐसी चीज़ है। अब डिमांड उसकी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भाई, कोई आटा रख रखा है। अब अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, हर आदमी लेने की सोच रहा है उसको। तो उस चीज़ की जब डिमांड बढ़ गई तो वो कहलाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। दूसरा होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कैसे है, मान लीजिए भाई 2 रुपये का एक पेन बन रहा है, उसकी कॉस्ट 2 रुपये है। अब वो टैक्सेस जोड़ जाड़ के जैसे भी करके वो 5-10 रुपये का पेन बन जाता है, मार्केट में उतरा, ले लिया। पर अगर उसके बनने की ही कॉस्ट महंगी हो जाए, कैसे, अगर वो बनना ही या 5 रुपये में शुरू हो जाए तो वो मार्केट में उतरेगा 20 रुपये का। तो वो मतलब हो गया कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हो गया भाई, है ना। तो दो टाइप के इन्फ्लेशन को हमने समझा भाई। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मेनली ये है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है। अब मार्केट में पैसा कैसे आता है, वो आरबीआई का एक आरबीआई कैसे करेगा, कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन को, बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है इन्फ्लेशन को, वो आरबीआई। अभी आगे हम उसको समझेंगे। तो पहले हमें मेनली बेसिकली ये समझना है कि भाई दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया और दूसरा हो गया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। तो जो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है किसी सामान की, उसके हिसाब से हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। भाई डिमांड बढ़ गई मार्केट में किसी चीज़ की, तो उसके द्वारा जो इन्फ्लेशन हो गया वो ये हो गया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। समझ आ गया कि भाई अगर जो कॉस्ट है बनने की, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, अगर वो उसी कॉस्ट या रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है जिससे बन रहा है वो सामान, अगर वही महंगा आ जाए तो मार्केट में वो महंगा उतरेगा। सिंपल सी सीधी सी बात है। अब अगर हम इसमें आगे देखें तो जैसे डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिवोल्यूशन क्या होता है। तो जो डिफ्लेशन है, अब जैसे कि हमने कहा कि भाई इन्फ्लेशन में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे डिफ्लेशन में महंगाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, मतलब सब कुछ सस्ता है। इसकी जब ये डिफ्लेशन होता है तो इससे होता क्या है, डिफ्लेशन से एक चीज़ होती है, डिफ्लेशन से जो हमारा रुपया है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, उनकी वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी। अब इसमें क्या होता है या इस कंडीशन का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी सिंपल सा इतना सा समझना है। ठीक है। अब रिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन वो होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन करा जाता है, जानबूझकर इन्फ्लेशन करा जाए, उसे रिफ्लेशन कहते हैं। क्यों करा जाता है, क्योंकि जब डिफ्लेशन हुआ, जब बिल्कुल चीज़ें बहुत सस्ती हो गई तो जानबूझकर करा हुआ इन्फ्लेशन, हम जानबूझकर इन्फ्लेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेशन। अब आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन जब अपनी चरम सीमा पर है, इन्फ्लेशन अपने सबसे ज़्यादा हो रखा है इन्फ्लेशन, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ करी जाती है उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। जैसे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, अभी देखेंगे उसको आरबीआई का रोल कि कैसे वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अब स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन हाईयर पोजीशन में पहुंच गया पर उसके साथ मंदी भी आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था गिर गई। पर इन्फ्लेशन अगर 3% तक है तो वो बहुत अच्छा होता है जीडीपी के लिए, या किसी देश का इन्फ्लेशन अगर 3% तक है तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा आरबीआई जाने नहीं देता, उसको बोल रखा है भाई आरबीआई 6% ज़्यादा इन्फ्लेशन को जाने नहीं देता। ठीक है। अब ये कंडीशन जो कि वो स्टैगफ्लेशन हो गई, जब मतलब इन्फ्लेशन तो है ही और साथ में स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है, उसको हम स्टैगफ्लेशन। डिवॉल्यूशन का मतलब हो गया अपनी जो हमारी मनी होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कि देश में स्थिति बहुत ख़राब चल रही है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मनी की वैल्यू है उसको बहुत ज़्यादा गिरा देंगे दूसरी मनी के हिसाब से। जैसे डॉलर है उसके हिसाब से हम अपनी मनी को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा गिरा देंगे। उससे होगा क्या, हमारी मनी तो बहुत सस्ती है तो बाहर के जितने भी लोग हैं वो हमारे देश में आना शुरू करेंगे कि भाई सस्ता सामान मिलेगा, क्योंकि डॉलर जो है अब $1 यहाँ का 100-200 रुपये बन जाएगा, तो उनके लिए तो बहुत सही है, तो वो आसान से आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि बाहर की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। 3 बार हो रखा है हमारे पास, 1949, 1966 और 1991 में। ठीक है। तो और 66 वाला वही समय है जब योजना अवकाश भी चल रहा था, तो उस समय हो रखा है। ठीक है ना। तो ये जो डिवॉल्यूशन है ये होता है।
ठीक है। तो अब हम समझते हैं, जब हमने ये चीज़ों को समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, देखो इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है समझना। अभी हमने कहा कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन की स्थिति में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, उन इम्पैक्टों को समझना है हमें। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है ऋणी का। एक होता है ऋण देने वाला और एक होता है लेने वाला। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई जो ऋण को देने वाला है, क्या वो फायदे में रहेगा इन्फ्लेशन के पीरियड में, या जो लेने वाला है कौन सा फायदे में रहेगा। अब समझ आता है कि भाई लेने वाला ही हमेशा देने वाला ही हमेशा फायदे में रहेगा, क्योंकि उसे बाद में पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसके कंडीशन में जब इन्फ्लेशन होता है तो ऋण को जो देगा वो घाटे में रहेगा। अब इस बात को समझना कैसे, मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही, अब मैं मेरे अभी चल रही, जैसे अब मेरे पे कोई रुपए नहीं है, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई यार 2,000 रुपये दियो मेरे को, तो उसने मेरे को 2,000 रुपये दिए, उसने दिए मेरे को इन्फ्लेशन के टाइम पे जहाँ पर कोई पैसा नहीं हो रहा, सब कुछ महंगाई हो रही, इस कंडीशन में उसने मेरे को 2,000 रुपये दिए। अब मैं 2 साल बाद उसको लौटा रहा हूँ, भले ही मैंने उसको 3,000 रुपये भी दे दिए, ब्याज के साथ भी दे दिए, तब भी नुकसान में देने वाला ही है, मेरा दोस्त ही है। क्यों? क्योंकि उसने तो मेरे को उस कंडीशन में दिए जहाँ पर मेरे को ना रुपए मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। ठीक है ना। और उस समय महामारी बिल्कुल ऐसा फैल रखा है कि भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा मिल नहीं रहा कहीं से, है ना। उस समय उसने मेरी मदद करी। अब 3 साल बाद मेरे को बड़ा आसान है उसे पैसे देना, तो मेरे लिए वो रुपए आज की कंडीशन में उसका मूल्य बिल्कुल जीरो हो गया। तो मैं क्या करूँ, 3,000 रुपये आराम से दे सकता हूँ। तो मैं जो हूँ, लेने वाला बड़े फायदे में रहता है और जो देने वाला है वो घाटे में रहता है। क्वेश्चन बनता है इन्फ्लेशन है। फिर दूसरा बोलते हैं कि बिजनेसमैन होते हैं, ये अपने प्रॉफिट में रहते हैं। किसान वगैरह ये भी प्रॉफिट में रहते हैं। जो जिनकी पेंशन वाले हैं, जिनकी नौकरी फिक्स्ड तनख्वाह होती है, ये सब घाटे में रहते हैं। अब दूसरा, जो आयात होता है वो हमारा बढ़ जाएगा और जो निर्यात होता है वो हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट है। इसमें ऋण वाला क्वेश्चन बहुत बढ़ता है। तो अब दूसरा हम कंडीशन देखिए भाई, डिफ्लेशन के कंडीशन में क्या होता है। डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है कि भाई जब डिफ्लेशन है, तो मैंने कहा ना कि जो मनी की वैल्यू है बहुत हाई हो जाएगी और वस्तु बहुत सस्ती हो जाएंगी, तो क्या होगा, बेरोजगारी की कंडीशन हो जाएगी, मंदी की कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेशन करते हैं कि जानबूझकर इन्फ्लेशन करा जाए भाई। तो जो बेरोजगारी मंदी की कंडीशन है वो हमें डिफ्लेशन के कारण देखने को मिलती है। अब हम लास्ट में समझते हैं कि भाई आरबीआई कैसे इस चीज़ को खेल रहा है। मेन ये, अब जैसे बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट है, तो ये सब आरबीआई कंट्रोल कर रहा होता है। आरबीआई क्या करता है, इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। अब एक बात तो ठीक है भाई, मार्केट में अगर पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हर आदमी के पास अगर पैसा है तो वो डिमांड करनी शुरू करेगा, लेना जाएगा सामान को, भाई डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये जो सारे रेट हैं ये आरबीआई अपना देख रहा रहता है कि भाई कैसे कैसे। अब ये एक बात तो कंडीशन सेम है कि भाई पैसा होगा मार्केट में तो साफ सी बात है कि भाई इन्फ्लेशन होगा, डिमांड पर इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक। अब अगर आरबीआई ने जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है, ये जो बैंक दर है ना, बैंक रेट है, अगर इसको उसने कर दिया सस्ता, मतलब कम कर दिया, तो मतलब आसानी से लोग जाएंगे भाई बैंकों में और लोन उठा लेंगे या पैसा उठा लेंगे, और उसमें जो रेट है उनको कम देना पड़ेगा, ब्याज कम देना पड़ेगा, तो पैसा आदमी बहुत ज़्यादा उठाएगा। तो हर आदमी उठाने लग जाएगा, तो हर आदमी के पास पैसा आ जाएगा। जब हर आदमी के पास पैसा आ जाएगा तो वो मार्केट में जाएगा, भाई सबके पास जेब में पैसा, बोल क्या चाहिए बोल, तो वो भाई क्या करेगा, डिमांड करेगा। डिमांड करेगा तो क्या होगा, डिमांड पर इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, बोलेगा कि यार बहुत इन्फ्लेशन हो गया, आरबीआई बोलेगा कंट्रोल करना है, वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट है और बैंक की दर है, इसको बोल देगा कि भैया खींच लो इसको, मतलब इसको बना दो हाई, हाई बना देगा। अब लोन लेने जाएगा, बोलेगा ब्याज तो तेरे को इतना पड़ेगा, अरे भैया हम नहीं लेते लोन, लान भाड़ में गया। पैसा अपने आप ही मार्केट से कंट्रोल हो जाएगा, पैसा उठना कम हो जाएगा, मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा, तो मतलब इन्फ्लेशन होगा नहीं भाई। जब जेब में पैसा ही नहीं तो लेने क्या जाओगे, डिमांड क्या करोगे, तो वो हो जाएगा कंट्रोल। तो मेनली यही इन्फ्लेशन होता है। और डिफ्लेशन या जो जो भी टर्म्स हैं, स्टैगफ्लेशन वगैरह, यही होते हैं। जो मिलते हैं अगले वीडियो में।